हाँ सर। वालेकुम अस्सलाम। P5 करने लगे यार आज, ठीक है। ओके, सही एक दो बात। दिन आप P5 पे करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ P5 variant 2 November 24, one of the latest. This is for A2 A level physics, right? I hope everything is fine. Can you hear me clear? जी सर। Okay. अच्छा जी, दो क्वेश्चन होते हैं, 1 hour 15 minutes टाइम होता है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए। कह रहा है a coil is placed in a cooking oil of mass m. The total length of the resistance wire in L is this. वायर की रेजिस्टेंस है, कॉइल की शेप में रेन में रखा। द पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू दिस। द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा इन टाइम t। जब इसे ऑयल में रखेंगे तो उसमें कैसे करेंगे कि हीट अप टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी करंट की वजह से जब इसमें से गुजरेगा। इट इज सजेस्टेड डेल्टा थीटा इज रिलेटेड बाय दिस, और यही वो प्लान करने को कहता है। जो सजेशन देता है, इक्वेशन दी हुई है, वेयर ए इज एरिया क्रॉस सेक्शन बता दिया इसने, हमें दोबारा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। के एंड कांस्टेंट, और यही उसने बाद में फाइंड करने को कहे हो। कह रहा प्लान एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस, राइट। तो बेटा जी, अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, Q और Z के अलावा बाकी सब कुछ जो कांस्टेंट है वो सब कुछ मेजर करना बताना है हमने, इंस्ट्रूमेंट बताना है। तो उसको हम जरा हाईलाइट कर लेते हैं। Q K और Z के, Q मैंने बोल दिया, K और Z के अलावा A भी है, टाइम भी है, V वोल्टेज भी है, लेंथ भी है, एम यस। भी है, डेल्टा थीटा। तो इन सबको आपने बताना है। सबसे पहले आपने बताना होता है कि जिनमें वो ये प्लान करने को कहता है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनमें से एक चीज अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज, अच्छा ये होता है हेडिंग के थ्रू भी करते हैं। जैसे कुछ बच्चे से कहते हैं डिफाइनिंग प्रॉब्लम, उसमें हमने बताना क्या चीजें, हमने इंडिपेंडेंट क्या है, और जो कांस्टेंट, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन है, और हमने कांस्टेंट किन को रखना है। आप हेडिंग दें या ना दें, इट्स ओके, चॉइस इज योर। डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी डेल्टा थीटा, और उसके बाद बाकी जितने मेजरेबल हैं वो हमने कांस्टेंट रखना, यानी ए, टी टाइम, length, mass, length नहीं sorry, mass and V are to be kept constant, controlled variables. So A, mass, T and voltage are to be kept constant. अच्छा अब ना, ये फॉर गुड स्टूडेंट जो मैं अब बता रहा हूँ, kept constant, आपने प्रोसीजर इन्हीं से स्टार्ट करना है जिनको कांस्टेंट रखना है। ये याद रखें, क्योंकि ये सेम रहने और ये चेंज नहीं होते। तो इनको हमने पहले एडजस्ट फिक्स करके रखना होता है जब हम रियल लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा अब इसकी डायग्राम आ जाएगी। तो डायग्राम में आपने कोई ये स्टॉप वॉच वगैरह ये चीजें नहीं बनानी हो। रूलर आपने कहीं कहीं बनाना है, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर बनाना नहीं है, वो मेंशन करना है। मोशन सेंसर वगैरह ये भी वर्ड्स में मेंशन करने हैं, बनाने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है कि एक हमारे पास सर बाउल हो। स्टॉप वॉच भी नहीं बनानी? स्टॉप वॉच बनाने की जरूरत नहीं है यार, सर जो मैंने डायग्राम आपको बना के दी थी उसमें सारा चीजें बनाई थी। ये फिर आपने टाइम जाया किया। स्टॉप वॉच नहीं, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज नहीं बनाना, मोशन सेंसर नहीं बनाने। हाँ कहीं कहीं पोजीशन उनकी शो कर सकते हो अगर जरूरत है, वरना आप वर्ड्स में क्या बता रहे हो फिर आप। तो आपने जो लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करना है वो ये है आपके पास, कि ये आपके पास एक कंटेनर है। आपने लेबल हर चीज को करना है। दिस इज ऑयल, ठीक है। और ये आपने उसमें कॉइल को डिप किया हुआ है। इट इज गिवन अ पावर सप्लाई, ठीक है। और क्योंकि वोल्टेज मेजर करने हैं, वोल्ट मीटर के साथ सर्किट की तरह आप पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है जी। अब ना, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट रखने और एरिया वगैरह,
ये मैयर और इनको कांस्टेंट कैसे रखना है। जैसे वो एरिया को कांस्टेंट क्यों रखेंगे, सेम थिकनेस की लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि वी टेक अ कॉइल, जी, उसमें एन मैयर। अच्छा, अब ये मैं प्रोसीजर लिख रहा हूं, आप यहाँ पर प्रोसीजर की हेडिंग दे दें। सॉरी, ये मैंने बहुत बुरा करके लिखा है इसको। तो आप हेडिंग दें ना दें, चॉइस। मैयर एक्स डायामीटर, क्योंकि एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, तो वो डायमीटर से लेंगे, माइक्रोमीटर से लेंगे, यूजिंग माइक्रोमीटर। वर्नियर कैलिपर भी अच्छे लेवल के होते हैं, माइक्रोमीटर बेस्ट है वायर के लिए। वो डायमीटर को आप कोई नाम दे दें, डी, देन फाइंड एरिया यूजिंग पाई इंटू रेडियस, यानी डायमीटर हाफ स्क्वायर, बस बताना है। ठीक है। अच्छा जी, कि द पावर सप्लाई connected will be at same voltage और टू मेक श्योर के वो देगी कंफर्म्ड बाय वोल्ट मीटर। यहाँ ना सॉरी, मैं राइटिंग को थोड़ा सा और वर्ड्स को कम करूंगा, क्योंकि टाइम सेव करने के लिए मैंने समझाना है। अच्छा जी, नाउ द टी measured by a stopwatch is kept measured by kept for 2 minutes for each ऑब्जर्वेशन। यानी क्या हो गया, हर ऑब्जर्वेशन को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप ये टाइम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब हम कहेंगे ना टाइम हमने फिक्स कर लिया, तो टाइम कांस्टेंट ही हो गया ना, हमें यहाँ सर। कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी। ठीक है बेटा। सर, हम्म, बोलो बेटा। अ, हमें हमें कहा था कि एक स्पेसिफिक टाइम नहीं लिखना चाहिए, हमने बस बताना चाहिए केप्ट कांस्टेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम लिखना चाहिए हमें। ये पीरियड ही लिखा है, तो लाइक फिर आप कह देंगे वी विल गेट सेम पीरियड फॉर ऑल। नहीं, मैंने बस पूछा था कि हमें सर ने कहा था कि टाइम स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 मिनट्स या 3 मिनट्स। चलो ठीक है, फिर हम भी यहाँ पर, मैंने भी कहा था कि टाइम कुछ भी हो सकता है, तो आप इसकी जगह स्पेसिफिक पीरियड कर देंगे फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। तो हम 2 मिनट ना मेंशन करें, स्पेसिफिक पीरियड कर। ठीक है, इज केप्ट सेम फॉर ऑल ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो हम कहेंगे, और हमने ये बताना इंस्ट्रूमेंट जरूर साथ में बताना, उसके लिए क्या होगा। अच्छा जी, नाउ वोल्टेज भी हो गया, एरिया भी हो गया। अच्छा, एरिया की एक तो होता है कि कुछ लोग एडिशनल डिटेल लिखते हैं बाद, तो मेरी वैसे सजेशन है साथ साथ लिखते जाएं, खत्म। तो उसमें एरिया में ये होता है कि एक वायर का एरिया हम एक से ज्यादा जगहों से, 2-3 जगहों से फाइंड करें, डायमीटर, एरिया तो नहीं डायरेक्ट आएगा, फिर उसकी एवरेज लें, तो वो यहीं ऐड कर दें। अगर यहाँ ऐड नहीं कर सके तो अब एडिशनल डिटेल में हम आगे कर लेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा जी, अब मैथ मेजर करना है ऑयल का, तो ऑयल का मैथ कैसे फाइंड करते हैं, पहले हमेशा खाली कंटेनर का, फिर उसको फिल करके करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे मेजर द mass m1 of
empty container, and then measure mass of container with oil. M2, where M will be M2 minus M1 and is kept same. अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज मिस कर दी। मेजर कैसे करना है? इंस्ट्रूमेंट का नाम जरूर लेना, कोई भी चीज आपने ऐसे नहीं मेजर करनी। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सबसे बेस्ट चीज है, वो आपने मेंशन कर, राइट। मेजर बाय इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस द मास m1 ऑफ द एम्प्टी कंटेनर। ठीक है जी। अब जितने कांस्टेंट थे वो हमने बता दी। सबसे पहले ये मेरी सजेशन, जो कांस्टेंट है उनसे, क्योंकि वो अब आपने चेंज नहीं कर। अब हमारे पास लेंथ है। यहाँ एक खास बात, अभी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले बच्चे डिस्कस कर रहा था, कॉइल है ये, लेंथ वायर की है। जरा स्टेटमेंट को देखें। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप ना एक वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से एक टर्न की लेंथ मेजर करें, ठीक है, और वो आप डायमीटर मेजर करें। तो वो भी एक से ज्यादा जगहों पे करेंगे कि मेजर बाय माइक्रोमीटर। अगर वो इस क्वायर साइज में भी आ जाती है माइक्रोमीटर के अंदर, वरना वर्नियर कैलिपर उससे भी बेहतर है। द डायामीटर, उसको कोई डिफरेंट नाम दे दो जो ऊपर कहीं यूज नहीं हुआ वो फॉर्मूले में, इक्वेशन में, वर्ड्स में भी रहने दें। तो सिंबल यूज करने का कि जब हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे तो हमें पूरा नाम नहीं लिखना पड़ेगा। डायमीटर डी ओ 1 टन। अच्छा, यहां पर हम एवरेज कह लेते हैं, डी ओ 2 और 3 डिफरेंट टर्न्स and take average. Now find the length by number of turns मल्टीप्लाई बाय एक वायर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, एक टर्न की लेंथ 2 पाई r होती है, और 2 टाइम्स आर रेडियस बाय पाई इंटू डायम। ठीक है बेटा जी। अब एक बात हमने ध्यान में रखनी है कि हमने लेंथ चेंज करनी है ना, तो बार बार डायमीटर के बजाय हम जब भी कॉइल यूज करें ना, वो डायमीटर सेम रखें। ये हम बात में भी कर लें। अच्छा जी। नाउ प्लेस coil into the oil। अच्छा, अपने टेम्परेचर मेजर करना तो वो बताया नहीं, तो शो भी करना है, वो थर्मोमीटर शो करना है, इज नो डिफिकल्ट। इसको आपने लेबल कर लें, ठीक है। coil into the oil with thermometer, recording initial temperature, heat on, switch on the power supply and start stopwatch simultaneously after specific time. Switch
of the supply and stop the watch timer simultaneously. सॉरी फॉर राइटिंग। जब आपने स्टॉप कर दिया तो अब रिकॉर्ड द टेम्परेचर थीटा टू। तो फिर वही बात बता रहा हूँ, कुछ एडिशनल डिटेल जैसे टेम्परेचर एकदम मेजर नहीं करना, थोड़ा स्टर भी कर सकते हैं ऑयल को, लिक्विड को। और उसमें ये भी है कि थोड़ा सा उसको टेम्परेचर पहुंचने में कुछ सेकंड भी लगते हैं, तो उसको रुकने दें फॉर अ फ्यू सेकंड्स, देन टेक द रीडिंग। और एक ये डिटेल में हो सकता है कि अगर हमने ही पावर वोल्टेज बहुत लो दिया, यानी आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो तब हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, एडिशनल डिटेल में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए क्या करेंगे कि रिकॉर्ड टेम्परेचर थीटा टू ऑफ ऑयल एंड डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक हो गया। जब हमने एक मरतबा ये कर दिया ना, तो देन हमने अब कहना है एनालिसिस से पहले, ये प्रोसीजर के एंड पे एनालिसिस से पहले रिपीट द फोर डिफरेंट length L of coil and अच्छा यहाँ अब एक बात, जब हम हीटिंग कूलिंग कर रहे हैं तो इनिशियल टेम्परेचर रियलिस्टिकली सबका सेम होना चाहिए। तो ये हम चीज मेंशन कर दें, वरना पता क्या, अगर ऑयल पहले से हीट अप हुआ है तो अब हीटर एक ठंडी चीज को, लो टेम्परेचर को तो बड़ी जल्दी हीट देगा, जो पहले चीज हॉट है वो हीट एब्जॉर्ब कम करेगी, कोल्डर ऑब्जेक्ट ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसमें टेम्परेचर चेंज ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, बट कीपिंग initial temperature same, टेम्परेचर थीटा वन हमने उसे कहा वो सेम रखें। ठीक है, वो डायमीटर कॉइल भी सेम रख सकते हैं। जी बेटा बोलो। हमने चेंज इन टेम्परेचर नहीं करना, तो अगर चेंज इन टेम्परेचर की हीट कैपेसिटी तो सेम होती है एक ऑब्जेक्ट की, तो चेंज इन टेम्परेचर सेम रहेगा चाहे इनिशियल फाइनल सेम रहे, डिफरेंट हो। देखो वो असल में कॉइल के वो तब होता है ना जब सोर्स में, लाइक अब आप एक में समझो जरा कि आपका जो वाटर है गिलास के, वो आपने ठंडा रखा, आपके सामने पड़ा हुआ, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वार्म होता जाएगा, लेकिन जो जो वो रूम टेम्परेचर के करीब होता जाएगा, हीट रूम से आ रही है ना उसको, तो जी टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो सा होता है ना, दैट इज जो एक सेम मटेरियल के लिए, और हीटर क्योंकि यहाँ हीटर कॉइल है ना, अगर तो ये होता कि एक ऐसा सोर्स है जिससे ही, जैसे सन है कॉन्टिन्यूसली हीट आ रही है, ठीक है, उसके अंदर गर्म हो रहा है वो, तो ये चेंज आ सकता है। इसलिए मैंने इसको क्या कि इसको जहन में रख लें, इट कैन अफेक्ट, कि हमारे पास जैसे अब आपके पास पहले एक एक मतलब आपने ऑब्जर्व किया और आपने कॉइल में डाला, अब नेक्स्ट टाइम कॉइल चेंज करते हो तो अब आप उसमें वही वाला ऑयल यूज कर ले जो पीछे यूज किया था, वो पहले हीटअप हो गया हुआ है। अब अगली कॉइल तो ठंडी है, वो तो हीटअप की उसमें से करंट तो नहीं पास हुआ जो नेक्स्ट टाइम आपने रिपीट किया, तो इसका मतलब ऑयल उस वक्त हीटअप है और अब कॉइल उसको दोबारा हीट देगी, तो पहले तो कॉइल खुद हीट अब्जॉर्ब कर रही होगी, तो इसका मतलब कॉइल की हीट पूरी तरह ऑयल पे नहीं जाएगी या वो एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब हो जाए, राइट। अच्छा दूसरा इफेक्ट ये
कि सेम ऑयल भी दोबारा यूज करने पे जब आप क्वायर निकालोगे तो कुछ ऑयल उसके साथ भी चला जाए, ठीक है। इसलिए बेटर है कि डिफरेंट कंटेनर में करें, कीपिंग निशिया फॉर डिफरेंट लेंथ, और ये भी मेंशन कर दें डिफरेंट कंटेनर्स ऑफ द सेम साइज, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर सेम with different containers, ठीक है। तो ऑयल का मैथ वगैरह तो हमने पहले बता दिया, कैसे मेजर करना है वो सेम रखा। अब एनालिसिस के लिए ना आपने बताना है कि एनालिसिस ग्राफ से y इक्वल टू mx प्लस c एक इक्वेशन है। तो जब आप कह रहे हो कि l आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x है, इसको y पे रखना है, तो उसको आप अकेला कर लो, y को y इक्वल टू mx प्लस c। इसमें आई सजेस्ट कि आप मिनिमम चेंज करें। तो ये एम के डेल्टा थीटा हम ऐसे रहने देते हैं, जी उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक सजेशन है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट रखने के जो सा होता है ना फाइंड करने वाला, कौन से इधर नहीं होने चाहिए। चलो वाई को हम अकेले के डेल्टा थीटा को वाई का है तो उससे हम सब्जेक्ट बना लेंगे डेल्टा थीटा, एम के मल्टीप्लाई होगा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा बी का स्क्वायर एम के, और जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है उसे अलग कर देना है, एल अलग कर देना, एम के इस पर भी डिवाइड हो। अब ये आपका वाई, और एज इट इज इसको एक्सलेंस सबसे मिनिमम चेंज करें, और ना चेंज करें इसको कि एल को ऊपर ही रखें, 1/1 ही होना चाहिए, नहीं। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ करना डेल्टा थीटा 1/L का। तो दिस इज ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट which will be used to find the values of k and z, right? तो एनालिसिस में आपने सीधा सीधा बताना है कि प्लॉट, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल को मेंशन करना है, इंडिपेंडेंट ग्राफ। अब यहाँ एक सजेशन है, सब टीचर्स ये नहीं बताते हैं, कोई कहता है करें, आई सजेस्ट डेल्टा थीटा 1/L का ग्राफ लीनियर ग्राफ, ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ग्रेडियंट लाइन ऊपर जाएगी, और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव हो तो ये यहां से, अगर पॉजिटिव होता तो यहां से स्टार्ट होता, ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता। और अगर वाई इंटरसेप्ट ना होता तो ओरिजिन से होता। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, प्लॉट दिस ग्राफ वेयर ग्रेडियंट क्या है एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है, वो मुझे देख लेने दें, मेरे ख्याल में -g/m k, एंड ग्रेडियंट वाज a/v²/m2, a/v²/m k कैन बी यूज, ये कभी नहीं चेंज होना, ये हमेशा आएगा कि ग्रेडियंट y और ग्रेडियंट y इंटरसेप्ट विल बी यूज टू फाइंड, वो जो दो उसने कहा है, कैन बी यूज इस ग्राफ से टू फाइंड, वो करें। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही दोनों को यूज करके करके दिखाना होता, टू फाइंड के एंड जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप सेफ्टी प्रिकॉशन एडिशनल डिटेल आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, चॉइस है बाद में कर लो। तो एडिशनल डिटेल में जो हम ये बताएंगे वो कंटेनर के बारे में, वो एक तो ये करेंगे कि मेजर द डी एट 2 और मोर पॉइंट्स, 3 कह लें बस, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ वायर
एंड टेक एवरेज। अच्छा, यही काम हमने कैपिटल डी के साथ भी किया था, तो एक साथ यही ऐड कर देते, एवरेज कर लें। फिर वो कहेंगे रिपीट द ऑब्जर्वेशन ईच टाइम इन अ न्यू कंटेनर ऑफ ऑयल। वो हमने कहा है, और वो यहाँ मेंशन भी किया था, ताकि वो कंटेनर भी हीट अप हो जाता है, ऑयल भी हीट अप हो जाता है, अब वो अगली हीटिंग का इफेक्ट वो नहीं होगा। राइट। अच्छा जी। और इसके अलावा डिटेल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? हमने सब मेजरमेंट्स को कर दिया है। डेल्टा थीटा टेम्परेचर, हाँ ये कर सकते हैं टेम्परेचर में कि स्टिर द लिक्विड फॉर मेजरिंग थीटा 1 एंड थीटा 2, स्टिर ऑयल बिफोर रिकॉर्डिंग थीटा 1 थीटा 2। और इसके लिए कुछ सेकंड का वेट भी हम कर सकते हैं जब टेम्परेचर हमने मेजर। 1/3 ऑफ लिक्विड thermometer should be inside the liquid, thermometer should not be touching the bottom or the walls of container। जो हमने ओ लेवल में भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई? इंसुलेटर, आप ग्लव्स और गॉगल्स पहन के ऑयल बबल कर हाँ, सकते हैं। वो सेफ्टी प्रिकॉशन में। जी ठीक है, ऑयल बबल करने से क्या इफेक्ट होगा? सर, वो आंखों पे या जब आप कुछ पकाते हैं तो वो ऑयल जब गर्म होता है तो वो छींटे पड़ने का होता है, तो आप गॉगल्स अच्छा, और ग्लव्स। वो अभी सेफ्टी में आ जाएगी। ठीक है, सेफ्टी में हम दो लिखा करें, एक जो भी ऑपरेटर है उसकी, और एक अपनी सेफ्टी। ठीक है, दो मेंशन कर लिया करें, और कम से कम एक तो है ना हमारे पास। चलिए, मेरे ख्याल में एडिशनल डिटेल काफी होगी, कोई और चीज मिस हो रही है हमसे? टेम्परेचर मैस मेजर करना हमने बता दिया था, वोल्ट मीटर लगाया हुआ हमने सर्किट में पैरेलल दिखा दिया उसको, एरिया के लिए भी हमने वो मेंशन कर दिया। अच्छा जी, अब नाउ सेफ्टी प्रिकॉशंस में आ जाते हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में ये सबसे जो कॉमन है कि यूज ग्लव्स। ऑयल जो सा होता है, कई एलर्जिक भी होती है स्किन के लिए। ठीक है, हमें टाइप ऑफ ऑयल नहीं पता। सो टू अवॉइड कॉन्टैक्ट, रबर ग्लव्स मेंशन करें, क्योंकि नॉर्मल कपड़े वाले कॉटन ग्लव्स हैं तो वो खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आप रबर या प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, रबर ग्लव्स होते हैं जो ये सर्जन्स पहनते हैं, या केमिस्ट्री और बायो के प्रैक्टिकल्स में। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद ऑयल, और किस लिए होते हैं? कि उसकी हॉटनेस और उसकी कोई इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, टू अवॉइड, प्रोटेक्ट फ्रॉम, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, ऑयल। और इसके अलावा जो जहरीला पॉइजनस कोई ऐसा इफेक्ट हो सकता है, हाउ डू यू से दैट? हैजार्डस इफेक्ट कोई भी स्किन को हो सकता है। राइट। इसके अलावा एक इफेक्ट होगा कि बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ना करें, अवॉइड हाई वोल्टेज। कि हाई वोल्टेज होगा तो वो कॉइल भी हीटअप होएगी, ऑयल भी बहुत हीटअप हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। और फिर इसके अलावा अगर वो बॉयल करेगा तो वो स्पिल भी हो सकता है वाटर। ठीक है, ऑयल सॉरी। तो इसलिए हाई वोल्टेज से अवॉइड करें। राइट। इज इट क्लियर? कुछ रह तो नहीं गया हमारा बेटा? नहीं सर। ओके, तो इसमें मैं अभी तक की जो की है मैं वो समरी कर देता हूँ। वो ये है बेटा, आपने सबसे पहले बताना है कि कौन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, कौन कांस्टेंट है। यानी वो जो दो कांस्टेंट कह रहा है उनके अलावा बाकी सब कुछ मेजर करना होता है, और उनके इंस्ट्रूमेंट जरूर मेजर बताने हैं आप। जिनको आपने बताना है ना कांस्टेंट रखना है, कैसे कांस्टेंट रखना है
वो आपने जरूर बताना है। जैसे कहीं मेटल प्लेट्स यूज कर रहे हैं, उनमें डिस्टेंस चेंज कर रहे थे, जो इससे पहले वाला पेपर मैंने शेयर किया है, तो आपने बताना होता है बाय यूजिंग द सेम मेटल प्लेट्स एवरी टाइम, राइट। तो बेटा वो आपने क्वेश्चन कैसे रखना, तो हमने बताया कि वो मैथ्स को कैसे मेजर करेंगे, खाली कंटेनर पे फिल करके माइनस कर लेंगे, और इसे हमने सेम रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर किया। एरिया हमने डायमीटर मेजर करना है, एडिशनल डिटेल में बता भी दिया कि वो दो या तीन पॉइंट से करके एवरेज लेके फिर फॉर्मूला बताना है, और मेजर भी किस इंस्ट्रूमेंट से करना है, माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट भी बताना है, ठीक है। वोल्टेज वोल्ट मीटर से मेंशन कर दिया, और वो हमने पावर सप्लाई के लिए कांस्टेंट रखना है, टी टाइम फिक्स। तो मैंने एक 2 मिनट बोला था, लेकिन जैसे हरनान को टीचर ने बताया कि स्पेसिफिक नहीं बताना, चले हम उसको भी जेहन में रख लेते हैं कि कोई बस स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने प्रोसीजर बनाना है, सब चीजें जो हमने कौन से पहले इनको पहले आपने जो कांस्टेंट रखने होते हैं उनको आपने बताना है, क्योंकि आप वो थ्रू आउट सेम लेंगे। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर सबसे पहले आएंगे, और वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो लेंथ था, ठीक है। और लेंथ हमने कैसे मेजर करनी थी कि एक वायर कॉइल की फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्या करें कि वो तो नंबर टर्न्स हैं उसके, हम वो काउंट करेंगे। तो हम वो एक टर्न की लेंथ फाइंड करेंगे 2 पाई आर, उसके लिए रेडियस पता होना चाहिए, तो पहले हम पूरे टर्न का डायमीटर फाइंड करें, ठीक है। तो पाई इंटू डायमीटर कह लें या 2 पाई आर कह लें, उससे उसको मेजर कर लें, ठीक है। तो फिर उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे एक टर्न की लेंथ को, तो वो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। ये इसमें पॉइंट था, यहाँ कई बच्चों ने मिस्टेक करनी। हो गया बेटा जी। फिर थर्मोमीटर से स्टार्टिंग में टेम्परेचर में ये कर लिया, आगे मेरे ख्याल में इट्स नॉट बिग थिंग। एनालिसिस में कई तरीके से कर सकते हैं बेटा, यहाँ हम जैसे हमने किया है, जरूरी नहीं होता कि कोई इस तरह ही करें। कोई बच्चा जोन सा है वो ये भी कर सकता है कि एम ओ थीटा को एज डिपेंडेंट रख लें एनालिसिस में। हाँ ये याद रखना है, जो दो कॉन्स्टेंट फाइंड करने हैं ना एनालिसिस में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में वो ना आए। यानी कोई बच्चा ये भी कर सकता था कि एम डेल्टा थीटा रख लेता वो एज डिपेंडेंट, और फिर यहां पर वो 1/L ही कर सकता था। अच्छा 1/L नहीं करना तो ए कांस्टेंट रखना है, टी बी कांस्टेंट, तो इस पूरे को भी आप यहां रख सकते हो, ए एल, एल नहीं, एल तो नीचे है, टी वी स्क्वायर। तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका इस सिचुएशन में जो ग्रेडियंट हो जाना था वो आपका हो जाना था 1/K, और जो y इंटरसेप्ट हो जाना था वो -g/K हो जाना था। लेकिन वही उन्हीं की हेल्प से वो दो कांस्टेंट फाइंड होने थे, के और जी, ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट। तो ये एनालिसिस हम क्वेश्चन 1 में कई तरीके से करते हैं, क्वेश्चन 2 में फिक्स होता है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, वो खुद बताता है हमें, राइट। क्लियर। जैसे देख लेते हैं क्वेश्चन 2 में कई दफा हम स्टेटमेंट ना भी पढ़े तो गुजारा हो जाता है, लेकिन आई सजेस्ट आप एक मरतबा आराम से पढ़े कि वो कई दफा कोई वैल्यू कोई नंबर दे, वो बाद में काम आ जाती है इंफॉर्मेशन। तो ये इसने दिया हुआ, मैं अभी क्यों टाइम सेव करने के लिए नहीं पढ़ रहा, वो कह रहा है ग्राफिक प्लॉटेड ऑफ डी स्क्वायर ऑन द वाई एक्सिस। तो डी स्क्वायर वाई एक्सिस पर है। अब देखो ये वाली इक्वेशन है, इसके लिए मैं रेकन करता हूँ कि बच्चे कोई 20 के करीब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सीखे। अब डी स्क्वायर वाई एक्सिस पर है, उसे अकेला होना चाहिए, और वो ओवर में है, उसके साथ प्लस भी हो रहा है, अकेला नहीं है। तो वो ओवर में क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पहले रेसिप्रोकल लेंगे। हमने इस साइड को रेसिप्रोकेट किया तो दूसरी भी हो जाएगी, n² / sin² थीटा। अच्छा बी पर डिवाइड होगा, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ गिवन होती है हमारे पास स्पेस, यहाँ ये वर्किंग करें। सॉरी मैं जरा उधर ही की इक्वेशन भी नजर आ रही थी, बी, तो n² / sin² थीटा। तो 1/sin² चाहिए, उसे अकेला कर लेते 12। अभी ऐसे लिख लेते हैं, अगले स्टेप में लिख लेंगे। अभी हो जाएगा 1।
हमें डी स्क्वायर अकेला चाहिए, ये 1 प्लस डी स्क्वायर ओवर बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर बी, जो 1 प्लस हो रहा है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा। हमें डी स्क्वायर के क्या लगता है, बी डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी हो जाएगा, तो बी एन स्क्वायर। ये जो हमें एक्स एक्सिस पर चाहिए उसे अकेला कर लेना आप, और बी इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा नाउ अब दिस इज y, दिस इज x, तो ये अब हमारे पास आ गया ग्रेडियंट, और ये हमारे पास आ गया y इंटरसेप्ट, राइट। अच्छा जी, नाउ यूजिंग द वैल्यूज, अनसर्टेनिटी 2 मार्क्स होते हैं, लेकिन इसी के ऊपर आगे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है टेबल पर। डी स्क्वायर और यूनिट सेंटीमीटर, ये से कोई कन्वर्जन नहीं करी आपने, इसका स्क्वायर ले लेना। इसमें ये देख रहे हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके आंसर में भी मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, एक मोर अलाउड है, 3 ही रखें। हमें इशू इसमें नहीं है, उसके अनसर्टेनिटी में है। तो एक चीज जो हमें फाइंड करनी है उसको कोई नाम दे दे, एक्स, तो एक्स है डी स्क्वायर, तो हमने इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो डी का स्क्वायर यानी डी मल्टीप्लाई बाय डी है, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी लेते हैं, यानी डेल्टा डी ओवर डी, और क्योंकि उसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो इसका स्क्वायर होगा वो एक्स होगा। तो बेटा ये फॉर्मूला हम यूज करके अनसर्टेनिटी सारी फाइंड करें, और अनसर्टेनिटी में याद रखना 1 सिग्निफिकेंट फिगर, उसने भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर में दी है और आपकी भी। और एक और बात का, दोनों में डेसिमल प्लेस सेम होनी चाहिए। एक वैल्यू कर लेते हैं, खन्नान इसका स्क्वायर बताओ बेटा मुझे, पूरा जो आंसर है वो बता। 615.04। अच्छा, एक रेकन के टेबल आप P3 में भी करते हो, तो ये पहले पेंसिल से बना लिया करो, ताकि बाद में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को आप एडजस्ट करके उसके ऊपर इंक या पेन मूव कर लिया करो। ये बोलेंगे क्या आ रहा है बेटा? 615.04। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया हमारे पास, 0.04 जेन में रखना, मैंने साइड पे लिख लिया। अच्छा, अब अनसर्टेनिटी में यहाँ रखेंगे, डेल्टा एक्स फाइंड करना है 1615 टू डेल्टा डी 0.2 है और 24.8 है। अच्छा, मुझे डेल्टा एक्स बताए हैं अनसर्टेनिटी। जी बेटा, सर 9.19। 9.19, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो 9 लेंगे। अच्छा, इसमें भी कोई डेसिमल प्लेस नहीं, इसमें भी डेसिमल प्लेस नहीं, दिस इज परफेक्ट, राइट। तो हाँ अब सर, आप मेरा आगे से तो नहीं करते। ये आया था, मसला ये था जब मैंने वहाँ पे टेस्ट दिया था, ये 9 ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल है, क्योंकि ग्राफ का वो एक 5 के इक्वल होता है, तो वो हाफ हाफ कैसे शो करेगी ठीक तरह। फिर बेटा अब हम उसको फिर 9 अगर उसको करना है, अगर इसमें देखें तो फिर 10 कर सकते हैं, इसको क्लोज लेकर। तो क्योंकि एक जैसे 5 हमारे है। पास यहाँ पर एक 5 के इक्वल है, तो फिर उसको हम 10 के क्लोज लें, ठीक है, और फिर उसको भी 6 10 तक कर लें। एक बार याद रखें, ये जो ग्राफ में इसने 100 दिया हुआ है ना, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 2 भी दिए हुए कहीं पर, तो हमारा जो टेबल है ना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ना इससे ज्यादा, एक ज्यादा होना चाहिए। बहरहाल 615 इज परफेक्ट, तो इसको आप 9 को ऑलमोस्ट 10 के करीब ही वहां मेंशन कर देंगे, पर नहीं, आप 9 लिख दें या इसकी जगह 10 कर दें, वो दोनों एक्सेप्ट हो, राइट। क्योंकि जब आपने प्लॉट करना है 9 विल बी वेरी क्लोज टू द 10, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 10 भी कर सकते हैं और 9 भी रहने दें, इट्स सर मैंने ओके। 9 का प्लॉट किया था, वो थोड़ा गंदा बना था, और फिर बस असल में यही है कि जब आपने ड्रॉ करना है तो आपने 9 किधर कर लेना है। अभी हमारे पास डी स्क्वायर है, और डी स्क्वायर इज ऑन वाई एक्सिस,
चलिए कर लेते हैं एक पॉइंट को। तो 615 विद 4.39, 615 कहाँ पर आएगा? 615 तो यहाँ पर है, और 4.39 तो बिल्कुल 3 ब्लॉक्स ऊपर 615 ये है, है। ठीक है, और 4.39 यहाँ पर कहीं है, 3 ब्लॉक्स पीछे। हाँ। ठीक है, ये बिल्कुल क्लोज है इसको। तो इसी से 2 ब्लॉक्स हमने आगे जाना है, तो इस तरह हो जाएगा। 9 का मतलब ऑलमोस्ट 10, आप 10 कर लो, इस टेंशन में मत पड़ो, वो बहुत ऊपर अमाउंट नीचे हो। नहीं होगा। सॉरी, सॉरी फॉर दिस, ये इसमें जो वाई एक्सिस में है तो हम ऊपर नीचे करें, यही हालांकि मैं नोट करने लगा। तो 2 बॉक्सेस ऑलमोस्ट हमने मार्क कर दिया, आप 10 ले लो या 9, 9 भी ऑलमोस्ट 10 हो, राइट। उन्होंने मार्किंग स्कीम से में एक से ज्यादा इसने अनसर्टेनिटीज बताई होती, रेंज भी बताई होती, तो बेटा दैट इज, अब बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस, जो भी नेक्स्ट टाइम अगला पेपर कर लेंगे। दैट इज ऑल फॉर माय साइड।